गाइस, किवदंती के नए फुल लेंथ वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मछली का शिकार, जो कि गाय द मोपासा की एक कहानी है। पेरिस घिरा हुआ था, उजाड़ तथा अकाल में बेहाल था। आसमान में उड़ने वाली चिड़ियाँ कम थी तथा जो कुछ मिल पाता था वह सिर्फ खाने लायक ही था। जनवरी की एक उजली सुबह महाशय मॉरिसेट, जो धंधे में घड़ीसाज था परंतु परिस्थितियों के कारण फिलहाल बेकार था, अपनी वर्दी वाली पतलून के पीछे की जेबों में हाथ डाले उदास भूखा पेरिस के सबसे घने इलाके बॉलीवुड में घूम रहा था। तभी वह एक आदमी से टकराया जिसे उसने अपने एक बड़े पुराने दोस्त के रूप में पहचाना। युद्ध से पहले मॉरिसेट को हर रविवार के दिन एक हाथ में मछली पकड़ने की बंसी तथा पीठ पर एक छोटा सा टिन का डब्बा लटकाए घूमते हुए देखा जा सकता था। वह रविवार को कोलंबस तक के लिए ट्रेन पकड़ता तथा वहां उतरकर मोरेंटे द्वीप तक पैदल जाया करता था। वहां समुद्र के किनारे बैठकर इत्मीनान से शाम ढलने तक मछलियां पकड़ता था। यहीं पर वह महाशय सावेद से मिला था, जिसकी सियोनोटेरे डैम डी लोटोरो की छोटी सी दुकान थी। वह बड़े हंसमुख स्वभाव का था और उसी की तरह मछली के शिकार का बेहद शौकीन था। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और ये एक शब्द बोले बिना दिन भर अगल बगल बैठे चुपचाप मछलियां पकड़ा करते थे। किसी दिन जब सारे वातावरण में एक नयापन, ताजगी और हरा भरा दिखाई पड़ता तथा बसंत का उगता सूरज हर दिल में एक नई उमंग भर देता, तब महाशय मौरी से कहा करते थे, आज क्या बढ़िया मौसम है। जनाब सॉवेज उत्तर दिया करते, आज के दिन का कोई जवाब नहीं। शाम को जब अपनी सुनहरी किरणें पत्तियों पर बिखेरता, तब दोनों दोस्तों की अजीब सी परछाई बनती। तब सॉवेज कह उठता, कितना सुंदर दृश्य है, बॉलीवुड भी इसके सामने कुछ नहीं। दोनों दोस्त आपस में बिना एक शब्द बोले मौन रहकर भी एक दूसरे के अंतरंग विचारों को समझ लेते थे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और एक दूसरे के बराबर होकर साथ साथ टहलने लगे। वे अपनी गहरी सोच में डूबे बीत गई तथा वर्तमान घटनाओं के बारे में विचार कर रहे थे। वे दोनों एक साथ कैफे में घुसे और जब दोनों के सामने शराब के एक भरे गिलास रखे तो सॉवेज ने ठंडी आह भरी, दुनिया में भी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। मेरे दोस्त कैसे? और मौसम कैसा भी है? मॉरिसेट ने भी उदास स्वर में कहा, इस सारे साल में आज पहला दिन इतना बढ़िया है। तुम्हें हमारी मछली पकड़ने के लिए जाना याद है ना? मैं और इसे भूल जाऊं? फिर हम कब चलेंगे? दूसरा पैग पीने के बाद वे कैफे से बाहर निकले। उन पर थोड़ा सुरूर छा गया था। वह सब खाली पेट के शराब दो दो पैग पीने का असर था। ठंडी हवा ने सॉवेज को और मस्त बना दिया और उसने सुरूर में खुलकर बोलना शुरू किया, मान लो हम जाएं। कहाँ? मछली पकड़ने। मछली पकड़ने कहाँ? अपनी उसी पुरानी जगह पर, कोलंबस में। फ्रेंच आर्मी की फौजें वहाँ वही पास में तैनात है। वहाँ के फौजी दस्ते के कमान अफसर कर्नल डोमोलिन मुझे अच्छी तरह से जानता है। वह हमें वहाँ जाने का प्रवेश पत्र दे देगा। तो फिर चलो चले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई 1 घंटे बाद वे अपनी बसियाँ तथा अन्य जरूरी सामान समेटकर कर्नल के मकान पर पहुंच गए। वह इन लोगों का आग्रह सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और फिर निर्धारित प्रपत्र पर उन दोनों को प्रवेश की अनुमति दे दी। 11 बजे के करीब दोनों इस इलाके में पहुंच गए जहां फ्रेंच फौज का अग्रिम दस्ता तैनात था। वहां के अफसर को पास देकर वे कोलंबस होते हुए मछली मारने के अपने नियत स्थान के बहुत करीब पहुंच गए। समुद्री खाड़ी के पार अर्जेंटेल का तथा नाना तेरी की तरफ का एक बड़ा मैदान पूरी तरह सन्नाटे से भरा हुआ था। मैदान के पार दूसरे सिरे के पीछे ओरजी माउंट तथा सोनोयास की पहाड़ी
सिर उठाए अकेले खड़ी थी, जो सामरिक महत्व की दृष्टि से दुश्मनों पर नजर रखने के लिए उपयोगी ठिकाने थे। सॉवेज ने उन पहाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हीं पहाड़ियों पर जर्मन सैनिक छिपे हैं। जर्मन सैनिक? इन लोगों ने अभी तक जर्मन फौजियों को नहीं देखा था, पर इन्हें मालूम था कि वे पेरिस चारों ओर से घेरे हुए हैं। दिखाई न पड़ने पर बड़े शक्तिशाली, लूटपाट, उत्पात मचाने तथा बड़े कत्लेआम करने वाले थे। अपने अंधविश्वास और डर के साथ इन लोगों के मन में जर्मन फौजियों के खिलाफ इन अपरिचित विजयी लोगों के प्रति गहरी घृणा जुड़ गई थी। क्या हो यदि हम उनमें से किसी से टकरा जाएं तो? मॉरिसेट ने कहा। सॉवरेज ने पेरिसियो जैसे अंदाज में कहा, हम उन्हें 7 मछली के शिकार में शामिल होने के लिए कहेंगे। इसके बाद भी वे आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। वहां फैला गहरा सन्नाटा उन्हें डरा रहा था। अंततः सॉवेज ने कुछ ही कहने की हिम्मत जुटाई। चलो, हम संभल कर एहतियात से धीरे धीरे आगे बढ़ें। वे झाड़ियों के पीछे छिपते छिपते बड़ी सावधानी और सतर्कता से हर आवाज़ के बारे में सुनते, चारों ओर देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उन्हें नदी तक पहुंचने के पहले एक छोटी सी खुली ज़मीन की पट्टी पार करनी थी। उन दोनों ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। अंततः वे नदी के किनारे पहुंच गए और किनारों की झाड़ियों के पीछे दुबक कर बैठ गए। यद्यपि वे बुरी तरह से हाफ रहे थे, परंतु अब पूरी तरह चिंता मुक्त थे। अचानक मॉरिसेट को ऐसा लगा जैसे उसने किसी के चलने की आवाज़ सुनी हो। उसने बहुत ध्यान से सुना, पर उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। वाकई दोनों वहाँ बिल्कुल अकेले थे तथा छोटे से द्वीप के कारण पूरी तरह छिपे हुए थे। वह घर जहाँ रेस्तरां था कब का ओझल हो चुका था। वे अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। दिन भर के रोमांच और मछली के शिकार के लिए वे अच्छी जगह चुनकर बैठ गए। सॉवरेज ने पहली मछली पकड़ी, मॉरिसेट ने दूसरी। इसके बाद लगभग हर दूसरे मिनट एक बड़ी मछली समुद्र से निकलते और अपने पैरों के पास रखी टोकरी में रखते जाते। वह वाकई बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति थी। दोनों को जरूरत से ज्यादा हर्ष हो रहा था, जैसे कि कोई कई महीनों तक समय काटने की अपनी पसंदीदा न करने के बाद उसको वही करने के लिए मिले मौके के बाद अनुभव करते हैं। वे इतने खुश और मस्त हो गए थे कि जैसे हर चीज़ को भूल गए थे, यहाँ तक कि युद्ध की विभीषिका को भी। अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी और मारे डर के उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। वे सामने वेलेरियन की पहाड़ी से छूटी तोप की आवाज़ थी। मॉरिसेट ने उस ओर देखा, वहाँ धुएं का बादल उठ रहा था। थोड़ी देर बाद एक दूसरी गर्जना हुई। बाद में तो यह प्रक्रिया थोड़े थोड़े अंतराल के बाद दोहराती रही। सॉवरेज ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। वो फिर शुरू हो गए। मॉरिसेट, जो अभी तक स्वाभाविक रूप से शांत था, अचानक अनियंत्रित गुस्से में कांपने लगा। हरामजादे बेवकूफ, एक दूसरे को मार कर उन्हें क्या खुशी महसूस होती है। यह लोग जंगलियों से भी गए गुजरे हैं। ऐसा तब तक होता ही रहेगा जब तक हमारी तरह की सरकार रहेगी। क्या करें, जीवन ही ऐसा है। तुम्हारा मतलब मौत से है? मॉरिसेट ने हंसते हुए पूछा। वे आपस में विभिन्न राजनीतिक समस्याओं के बारे में बहस करते रहे, जबकि वेलेरियन की पहाड़ी पर तैनात तोपें फ्रेंच वासियों के लिए मौत और विनाश उगल रही थी। अचानक वे अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और आगे चलने लगे। उन्होंने पीछे किसी के कदमों की आहटें सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे 4 हट्टे कट्टे फौजी जवान वर्दी में उनकी ओर बुदक से निशाना साध रहे थे। मारे डर के उनकी बंसियां उनके हाथों से फिसलकर नदी की धारा में बह गई। कुछ ही मिनटों में जर्मन फौजियों ने उन दोनों को रस्सियों में बांध लिया और एक नाव में पटक कर नदी के पार एक द्वीप पर ले गए, जिसे दोनों दोस्त अभी तक निर्जन द्वीप समझ रहे थे। बड़ी जल्दी उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। वे उस द्वीप के एक मकान में पहुंचे तो वहां उन्होंने बहुत सारे फौजियों को इकट्ठे खड़ा पाया।
वहाँ एक स्थूलकाय अफसर कुर्सी पर अपने पैर फैलाए बैठा एक बड़ा सा पाइप पी रहा था। उसने बढ़िया फ्रेंच भाषा में उन दोनों को संबोधित किया। अच्छा महानुभावों, आप लोगों ने ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी है ना? अचानक एक फौजी सिपाही ने इन दोनों की मछलियों से भरी टोकरी बड़े अफसर के पास लाकर रख दी, जिसे वह जवान बड़ी सावधानी के साथ उठाकर लाया था। अफसर मछलियों के ढेर पर नज़र डालकर थोड़ा हंसा और फिर बोला, मैं देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी मछलियाँ पकड़ी हैं, पर आइए हम विषय परिवर्तन ना करें। बेशक आपको हम पर जासूसी करने, नज़र रखने के लिए भेजा गया है। आप ढोंग कर रहे थे कि मछलियाँ पकड़ने आए हैं ताकि मैं धोखा खा जाऊं, परंतु मैं इतना भोला नहीं हूँ। मैंने आप लोगों को पकड़ लिया है और अब गोली मार दूंगा। हालांकि मुझे बहुत अफसोस है, पर युद्ध तो युद्ध होता है। चूंकि आप लोग फ्रेंच फौज के अग्रिम दस्ते को पार करके आए हैं, तो किसी पासवर्ड शब्द की जानकारी होगी। आप मुझे वह पासवर्ड बता दीजिए तो मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। दोनों दोस्त एक दूसरे के आसपास खड़े थे। डर से उनके रंग उड़ गए थे। वे कांप भी रहे थे, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आराम से आप अपने घर पहुंच जाएंगे और आप लोगों के साथ यह रहस्य भी चला जाएगा। यदि आप लोगों ने मना किया तो समझिए कि फौरन मौत ही है। फैसला कर लीजिए। वे दोनों मौन निश्चल खड़े रहे। जर्मन फौजी अफसर ने उन लोगों से नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, 5 मिनट के अंदर आप नदी के तल तक पहुंच जाएंगे। बेशक आपका घर, परिवार, दोस्त आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इतने पर भी वे दोनों मौन थे। अफसर ने अपनी भाषा में माथतों को आदेश दिया और फिर उन कैदियों के सामने से अपनी कुर्सी हटा दी। आदेश मिलते ही बहुत सारे जवान उनकी ओर 20 फीट की दूरी पर उनको घेर कर खड़े हो गए, अगले आदेश की प्रतीक्षा में। मैं आपको आखिरी 1 मिनट का समय देता हूँ, 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं। उसके बाद वह अफसर दोनों फ्रेंच कैदियों के पास आया और अचानक मॉरिसेट को एक और ले जाकर धीरे से उसके कान में बोला, मुझे जल्दी से पासवर्ड बता दो, तुम्हारे दोस्त को भी पता नहीं चलेगा। वह यह सोचेगा कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मॉरिसेट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसने सॉवेज को एक और अकेले में ले जाकर उससे भी वही बात कही, परंतु वह भी मौन रहा। अफसर ने दूसरा आदेश दिया और उसके जवानों ने दोनों फ्रेंच वासियों की ओर निशाना साध लिया। इसी क्षण मॉरिसेट की आंखें कुछ ही फीट की दूरी पर घास पर रखी पकड़ी मछलियों की टोकरी पर जम गई। मौत के क्षण तथा अपनी अंतिम घड़ियों का दृश्य सोचकर वह बेहोश सा होने लगा। हालांकि उसने अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए हिम्मत जुटाई। उसकी आंखें डबडबा आई थी। फिर अपने दोस्त की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, अलविदा मेरे दोस्त सॉवेज, अलविदा मेरे दोस्त मॉरिसेट। वे दोनों आपस में हाथ डाले कोई 1 मिनट वैसे ही खड़े रहे। वे भावुकता से कांप रहे थे और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। फायर! अफसर ने अंतिम आदेश दिया। उन दोनों दोस्तों को घेरे टुकड़े के जवानों ने एक साथ गोलियां दाग दी। सॉवरेज अपने मुंह के बल कटे वृक्ष की तरह अपनी जगह पर ही गिर गया। मॉरिसेट जो थोड़ा लंबा था, वह भी अपनी जगह से पूरा घूम गया और उसका मृत शरीर अपने दोस्त की बेजान लाश पर आकाश को ताकते हुए गिर गया, जबकि उसकी छाती पर लगातार ताज़ा खून फव्वारे की तरह निकल रहा था। अफसर ने एक और आदेश दिया और सारे जवान फौरन उस स्थान से हट गए। जवान बड़ी बड़ी रस्सियों और भारी पत्थरों के साथ उसी स्थान पर जल्दी लौट आए। उन लोगों ने दोनों दोस्तों के पैर बांधे और 4 जवान उठाकर उन्हें नदी के किनारे तक ले गए। फिर ताकत से उन लाशों को जहाँ तक हो सकता था वहाँ नदी में दूर फेंक दिया। पत्थरों के वजन से उनकी ताज़ा लाशें फौरन पानी में बैठ गई। थोड़ा सा पानी उछला, कुछ लहरें उठी और थोड़ी देर बाद एक बहता पानी पहले की तरह शांत हो गया। सिर्फ एक चीज़ जो दिखाई दे रही थी, वह नदी के ऊपर सतह पर बहने वाली खून की लकीर। अफसर ने चुपचाप कदम मोड़े और घर की ओर जाते हुए बड़बड़ाया, अब इन मछलियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए।
उसने मछलियों से भरी टोकरी पर नजर डाली, उसे उठाया और हंसते हुए आवाज लगाई, विलहेल्म। सफेद वर्दी में एक सिपाही वहां आया। अफसर ने मछलियों की टोकरी उसे सौंपते हुए कहा, इन छोटी छोटी मछलियों को जिंदा ही तल दो, यह खाने में खूब स्वादिष्ट लगेंगी। इतना कहकर वह फिर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए इत्मीनान से अपना पाइप पीने लगा। यह कहानी थी मछली का शिकार गाय द मोपासा के द्वारा।